तो बच्चों स्वागत है आपका CUET एडुक्रक्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मनी एंड बैंकिंग के MCQs। हम ऑलरेडी मनी एंड बैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरीके के MCQs आपको एग्जाम में फेस करने पड़ेंगे, तो वही सेशन आज का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? कि मनी आता कहाँ से है? कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक, सी बोथ A एंड B या D गवर्नमेंट? जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं और आप समझ भी गए हो कि इसका आंसर क्या है। कमर्शियल बैंक्स भी सप्लाई करता है, सेंट्रल बैंक भी, तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप सब कर लेंगे इसे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, द मनी सप्लाई रेफर्स टू total volume of the money held by the public at a particular point of time, total volume of the money held by public over a period of time। देखो क्या क्या वर्ड्स हैं, ओवर, एट, इन सबको ना ध्यान से पढ़ो ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, total volume of the money held by both public and the government at a particular point of time। बहुत ही पास हैं ये सारे आंसर्स। तो हो सकता है मतलब बच्चे यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो आपने पढ़ा है उसी पे स्टिक करके रहना है। तो आप इन दोनों को पढ़िए। टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, या टोटल वॉल्यूम हेल्ड बाय द पब्लिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम जैसे ये पढ़ चुके हैं कि मनी सप्लाई स्टॉक होता है या फ्लो वेरिएबल, इट इज स्टॉक वेरिएबल, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मनी सप्लाई को चेक करते हैं। इसीलिए इसका आंसर भी होगा बच्चों ऑप्शन नंबर A। तो आप बाकी सारे ऑप्शंस को पढ़ के कंफ्यूज मत होइए। ज्यादातर बच्चे क्या है, D को पढ़ेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी हेल्ड बाय पब्लिक एंड द गवर्नमेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको मार्क कर देंगे। तो ये गलती मत करिए, जो आपने पढ़ा है उस पर फेथ रखिए और उसी को मार्क करिए, वही आंसर होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मैच द स्टेटमेंट्स विद द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, इसमें मैच करना है। ठीक है, ऑप्शंस आई सपोज यहाँ पे है नहीं, हम इसको मैचिंग पे ही स्टिक करते हैं। तो मनी सप्लाई M1, M2 और D है हमारा बार्टर। ठीक है, तो मनी सप्लाई बच्चों हम जैसा कि जानते हैं, इन ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं आपको, इनको ऑप्शन लिख लीजिए, 1, 2, 3 और 4, ये यहाँ आ जाएगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखिए मनी सप्लाई क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस अगर आप रीड करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, बी ऑप्शन दे रखा है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस बैंक, फिर देखा करेंसी विद द पब्लिक एंड द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। M1 क्या है, M1 हमारे जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हमने पढ़े हैं, M1, M2 और M3, हम उनकी डेफिनेशन और उनके जो चीजें हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये पता है कि M1 इज नथिंग बट इट इज द करेंसी विद द पब्लिक प्लस द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। अगर भूल गए हैं तो जाके फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसको इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। आपको M1, M2, M3 तो रटे होने चाहिए। अब बात करते हैं M2 की। M2 इज नथिंग बट M1 प्लस द सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक, तो इसको इससे करिए। ठीक है, अब डी है बार्टर। बार्टर आप क्या जानते हो, बार्टर में क्या करते हैं, गुड के बदले गुड देते हैं, इसमें मनी का यूज नहीं करते बेसिकली। तो बार्टर में क्या आएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, जिसमें A का ऑप्शन है 4, A का क्या आया है 4 आया है, B का हमारा है 3, ठीक है, C का M2 आया है हमारा 2 और D का आया है हमारा 1। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई? अब मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है? अभी हमने क्वेश्चंस कर रहे थे कि मनी सप्लाई होता क्या है, अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक या नीति आयोग? जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा तो मेरे हिसाब से वो ये मार्क करेंगे और ये यहाँ पे नंबर्स लूज कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या कहती हूँ, अच्छे से पढ़ो, जानो कि चीजें क्या है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, स्कोरिंग है, तो अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। तो रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक या कमर्शियल बैंक? तो इसको रेगुलेट करेगा बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर इफ द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स इज 500 crores एंड CRR इज इक्वल्स टू 10%। इन लोगों ने हमें CRR 10% दिया है, इनिशियल डिपॉजिट जो इन्होंने हमें दिए हैं वो दिए हैं बच्चों 500 करोड़। ठीक है, तो जैसे कि हम मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाएंगे, मनी मल्टीप्लायर में क्या करेंगे हम, जो हमारे इनिशियल डिपॉजिट्स हैं इनटू 1 में जो भी लीगल रिजर्व रेशियो, यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो है, तो इसको क्या करेंगे 500 इंटू 1 में 10/100, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ नीचे बच्चों सिर्फ 10 बचेगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 5000 करोड़। ठीक है, इजी था, सॉल्व कर लिए, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आना भी, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखो आज की स्लाइड में जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो CBSE ने जो प्रीवियस क्वेश्चंस है मैंने वही डाले हैं, बहुत ही फेमस बुक से सिलेक्ट करके मैंने ये क्वेश्चंस डाले हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। और मैंने क्वेश्चंस को ना बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं रखा, मैंने मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डाले हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप मॉडरेट लेवल की तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली ईजी तो आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5000 crores। तो कैलकुलेशन में गलती मत कर देना, नहीं तो कोई और मार्क कराओगे, 5000 की जगह 5500 मार्क कराओगे। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूलेस की, इनको एक शॉर्ट में इनका रिवीजन कर लेते हैं। मनी मल्टीप्लायर कहते हैं या फिर उसे डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। LRR इज नथिंग बट लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये होता है, तो पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा है टोटल क्रेडिट क्रिएशन या टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड। बच्चों टोटल क्रेडिट क्रिएशन तो हम एग्जांपल से भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं आपको एक रिकैप दे रही हूँ और बता रही हूँ इसे। ये क्या है, इनिशियल या फिर प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, मतलब इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट्स मल्टीप्लाइड बाय द मनी मल्टीप्लायर हमें या तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन या टोटल डिपॉजिट्स कितने क्रिएट किए गए हैं वो दे देगा। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला टोटल क्रेडिट क्रिएशन का क्या है, अमाउंट ऑफ द इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट्स इंटू 1/LRR, नथिंग बट मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला डाल दिया इसमें 1/LRR। ठीक है, फिर टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, इसमें आपको कैलकुलेट करना है टोटल डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के कितने हैं। इसका क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, दोनों को ही ऐड करेंगे तब जाके हमको टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। बच्चों ये जो पेज है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फोन में रख लो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, मैं गारंटी देती हूँ कि एक क्वेश्चन तो इससे बनेगा ही बनेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एन इंक्रीज इन रेपो रेट। अब क्या कर रहे हैं, रेपो बढ़ा रहे हैं। हम इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। रेपो बढ़ा देंगे तो कॉस्ट जो है बैंक्स पैसा लेता है सेंट्रल बैंक से वो महंगा हो गया है, तो वो क्या करेंगे, अपना भी रेट बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, लेंडिंग जो है कम होगी क्योंकि ऑब्वियसली रेट है, लेंडिंग डिस्करेज होती है। लेंडिंग बच्चों डिस्करेज होगी तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बच्चों कम होगी। ठीक है, मनी सप्लाई विल डिक्रीज इन द इकोनॉमी। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनकी इंप्लीकेशंस पता होने चाहिए। जब हमने दो चीजें डिस्कस करी थी, जैसा कि आप जानते हो, हमने क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करे थे और दूसरा डिस्कस किए थे क्वालिटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। तो उसके पीछे की इंप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, अगर जो क्या कह रहे हैं कमर्शियल बैंक कुछ पैसा लेता है RBI से, सेंट्रल बैंक से, अगर वो जो ले रहा है महंगे पे ले रहा है तो ऑब्वियसली वो आगे भी महंगे पे लेंड करेगा, महंगे पे लेंड करेगा तो लोग डिस्करेज होंगे पैसा लेने से, डिस्करेज होंगे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में डेफिनेटली कम हो जाएगी। वही चीज इस क्वेश्चन में भी पूछी गई है। अब मूव कर रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not a quantitative control instrument? Quantitative control, quantitative मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है कि वो मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं।
ओपन मार्केट रिक्वायरमेंट्स, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, कैश रिजर्व रेशियो एंड बैंक रेट। जैसा कि हम जानते हैं और हम पढ़ चुके हैं, ये भी मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है तो नहीं होगा, ये भी करता है तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बी, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इट इज अ टाइप ऑफ अ क्वालिटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है ताकि पर्टिकुलर सेक्शन पे ही क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स लोग ले, ठीक है, एक मार्जिन क्रिएट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, इट इज एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव, ठीक है। इसमें मनी सप्लाई की क्वांटिटी इफेक्ट नहीं हो रही, इट इज जस्ट अ मार्जिन। की मतलब अगर आप किसी को लेंड कर रहे हैं तो इतना पैसा ही लेंड कर रहे हैं अमाउंट का, ठीक है, और उतने परसेंट जो गैप रहा है वो मार्जिन आप रख रहे हैं, पूरा का पूरा लेंड नहीं कर रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड saving account deposits and the fixed deposit, saving account deposits and the current account deposits, current account deposits and the fixed deposits, and D option all type of deposits। आप जानते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आएगा, फिक्स डिपॉजिट तो बच्चों आप जानते ही हो क्या होते हैं कि वो विल पे डिमांड नहीं करे जाते, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है इसका मैच्योरिटी का, तो जहाँ जहाँ फिक्स डिपॉजिट है उसे तो आप ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट कर देंगे। और टोटल डिपॉजिट्स की बात करें ऑल टाइम, तो इसमें ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट, तो ऐसे ही कैंसिलेशन करके भी आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 9, रेपो रेट रिलेट्स टू, रेपो रेट क्या होता है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, ये क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डेफिनेशन से ही हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है। अगर डेफिनेशन बता तो भी इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। रेपो रेट रिलेट्स टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द कमर्शियल बैंक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बाय द कमर्शियल बैंक, डिसइन्वेस्टमेंट या डिस सेविंग्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका आंसर होगा नथिंग बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय द कमर्शियल बैंक। रेपो रेट उसी चीज से रिलेट करता है। अब बात कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10, मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज। अब मनी सप्लाई इंक्रीज कैसे होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट्स मोर मनी इन सर्कुलेशन, ऑब्वियसली पैसा ज्यादा डालेगा तो मनी सप्लाई तो बढ़ ही जाएगा। द कमर्शियल बैंक एक्सपैंड देयर क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, अपने क्रेडिट क्रिएशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्रेडिट क्रिएशन को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब क्या है कि ज्यादा क्रेडिट को एक्सपैंड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ज्यादा लोगों को पैसा मिल रहा है और मनी सप्लाई इससे भी इंक्रीज होगा। टैक्स रेट्स आर रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली देखो टैक्स रेट कम हो गया, टैक्स रेट अगर कम हो जाते हैं मार्केट में या इकोनॉमी में तो उससे भी क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम या जो इनकम लेफ्ट बाय द पीपल वो भी ज़्यादा बचती है तो मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली ये भी होगा। फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेज द बैंक रेट बढ़ा दिया बच्चों, इसका आंसर नहीं होगा, इसकी इम्प्लीकेशन आप जानते ही हैं कि अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या है, कमर्शियल बैंक को महंगे में मिल रहे हैं लोन, और तो वो क्या कर रहे हैं, अपने लोन्स को भी जो पब्लिक को दे रहे हैं, इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं, वो महंगे रेट पे देंगे, जिससे डिस्करेज होंगी लोन्स लेने वाले और क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब इनमें से आपको चूज करना, आप जानते हैं जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, क्या पहले में दे रखा है ABC, BCD, ACD एंड ABD। ऑब्वियसली जब आप मार्क ही कर चुके हैं तो इसका है ऑप्शन नंबर A, B एंड C, ठीक है। अगर पता है, अगर ऐसे क्वेश्चंस को है कि आपको सारे ऑप्शन नहीं पता, एलिमिनेशन टेक्निक है, तो आपको ये बताना चाहिए कि क्या नहीं आता, बैंक रेट के बढ़ने से ही नहीं आता, तो डी वाले जहां जाओगे ना उनको कैंसिल कर देना कि डी तो है ही नहीं, ऑब्वियसली फिर ऑप्शन 1 ही बच जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द एम ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है। देखो वो जो क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं आप ध्यान से देख लोगे, अगर आपने लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड किया है और अच्छे से अपनी पढ़ाई करी तो कोई भी क्वेश्चन करने में आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दोबारा से बता रही हूँ, मैं बार बार यही बोलती हूँ, ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन कम रहेंगे। तो आपका मेन है कि आपको मेजर चंक को ऑक्यूपाई करना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एम ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री, to increase the trade surplus, to generate greater tax revenue। क्या होगा बच्चों, कॉमन सी बात है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली
मनी सप्लाई कंट्रोल करती है तो प्राइस स्टेबिलिटी को लेके आती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये इसका काम नहीं है, ट्रेड सरप्लस का भी इसका काम नहीं है और टैक्स रेवेन्यू का भी इसका काम नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1 rupee note bears the signature of whom while the other currency bears the signature of whom। मतलब जो हमारा 1 रुपए का नोट होता है इस पे किसका सिग्नेचर होता है और बाकी जैसे 5 रुपए का नोट हुआ, 50 का हुआ, 2000, उस पे किसका सिग्नेचर होता है। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ आरबीआई, दूसरा है प्रेसिडेंट या फाइनेंस सेक्रेटरी, तीसरा है फाइनेंस सेक्रेटरी या द गवर्नर ऑफ आरबीआई, या फिर दोनों ही केस में वो गवर्नर करता है। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो इसको मार्क कर दोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा फाइनेंस सेक्रेटरी एंड गवर्नर ऑफ आरबीआई, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही होती है वही 1 रुपए के नोट्स और कॉइन्स को इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। बट गवर्नर के होते हैं बाकी सारी करेंसी पे गवर्नर के सिग्नेचर आपको मिल जाएंगे। और अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप वो नोट्स को जाके खुद जाके आप फिजिकली उनको देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। Question number 13. In a hypothetical economy, Mr. A has deposited 200 crores in the bank. If it is assumed that there is no other currency in the circulation in the economy, then the total money supply in the economy will be। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना होगा। वो कह रहे हैं कि इनिशियल डिपॉजिट उसने 200 के रुपए के इनिशियल डिपॉजिट उसने करे मिस्टर ए ने इन द बैंक, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि करेंसी इन द सर्कुलेशन क्या है, वो कोई और करेंसी सर्कुलेशन में नहीं है। देन मनी सप्लाई क्या होगा, 0, 200, 250, या फिर आप इसको इस डेटा से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कोई और करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं है। सो द अमाउंट ऑफ द टोटल मनी सप्लाई वुड बी व्हाट, द टोटल अमाउंट जो इनिशियली उन्होंने डिपॉजिट किया। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड डैश एंड डैश। डिमांड डिपॉजिट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ए सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, बी फिक्स्ड डिपॉजिट, 3 करंट अकाउंट डिपॉजिट, या 4th पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। देखो इसका एलिमिनेशन टेक्निक भी मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। देखो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है तो आप ऑप्शन नंबर 2 जहां जहां दिख रहा है उसको तो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों में आपको डिसाइड करना है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बच्चों जो होता है वो आप क्या होता है, डिमांड एट डिमांड नहीं मांग सकते, वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती हैं, तो इसलिए हम इसको भी ट्रीट नहीं करते हैं। इसलिए सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को हम क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स में इंक्लूड करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन 1 and 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट विद द फंक्शन ऑफ आरबीआई एज अ सुपरवाइजर टू द कमर्शियल बैंक। अब ये किस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन ऑफ आरबीआई या सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी एक एक फंक्शन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत ना करके आए। तो चलिए, रेगुलेट्स द एक्सपेंशन, मर्जर, एक्विजिशन ऑफ द बैंक। क्या बात करें, फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर की तरह। फॉर्मुलेट्स ऑल द रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बैंक्स, एक्सटेंड लोन्स। तो इसमें क्या होगा, एज अ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर में क्या रेगुलेट करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा ऑब्वियसली। तो रेगुलेट क्या करेगा, एक्सपेंशन, मर्जर, एक्विजिशन एंड कंट्रोल। देखो फॉर्मुलेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मुलेशन अलग तरीके से, एक्सटेंडिंग लोन्स ऑब्वियसली नहीं होगा, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की तरह नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा रेगुलेट करेगा वो एक्सपेंशन, मर्जर और एक्विजिशन। बहुत ही क्लोज है, तो ऑप्शन को गलत मत करके आइएगा। Question number 16. Central bank as dash manages the public debt of the government. किसकी तरीके से एक सेंट्रल बैंक पब्लिक डेट को मैनेज करती है, सुपरवाइजर की तरह पब्लिक डेट मैनेज करेगी? नो। फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह?
नो, एडवाइजर का तो काम है एडवाइस करना है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन सेंट्रल बैंक आएगा यहाँ, नहीं होगा, कस्टोडियन भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एज एन एजेंट। एजेंट की तरह ही वो क्या करेगी, पब्लिक डेट गवर्नमेंट का मैनेज करेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी स्टार मार्क कर लो, उसको ध्यान रखना। ये देखो ज्यादातर क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर वाले हैं और बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन रिपीट हो जाए। मतलब डायरेक्टली सेम नहीं आएंगे पर कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके आ सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, बैंक रेट या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, बी और सी जो है बच्चों वो हमारे क्या है, ये तीनों क्वांटिटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और बाकी जो ये डी वाला ऑप्शन है हमारा, ये क्या है, क्वालिटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑड वन आउट क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 18, द क्रेडिट कंट्रोल मीन्स, क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कम कर दिया जा रहा है, एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जा रहा है, या बोथ, बढ़ाया भी जा रहा है और घटाया भी जा रहा है, या फिर नो चेंज इन द मनी सप्लाई। जैसा कि हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, क्रेडिट कंट्रोल में दोनों तरीके की पॉलिसी यूज करी जाती है। हम मनी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं और मनी सप्लाई का एक्सपेंशन भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। आप एक चीज तो रियलाइज करोगे कि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसी से इजीली क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप स्लाइड्स पे दोबारा से विजिट करिए और उन लेक्चर्स को देखिए ताकि आपको सारी क्लैरिटी हो जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 19, मैच द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ये वाले साइड और ये वाले साइड आपको मैच करना है। सेंट्रल बैंक, करेंसी अथॉरिटी, मनी मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन। इधर है आरबीआई, क्रेडिट क्रिएशन, बैंक ऑफ इशू और डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या होगा इनमें से बच्चों, सेंट्रल बैंक क्या है आप जानते हैं, आरबीआई। ठीक है, करेंसी अथॉरिटी, करेंसी अथॉरिटी मतलब बैंक जो करेंसी इशू करती है। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर को हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। और मनी क्रिएशन क्या है, इट इज नथिंग बट द क्रेडिट क्रिएशन। हमने ये सारे ऑप्शंस को मार्क कर दिया है। तो कंसिडरिंग ये सारे ऑप्शंस, इसका आंसर क्या होगा, 1 का ए इसमें है दोनों में, 2 का सी ये रहा, 3 का डी एंड 4 का हमारा है बी। तो इसका होगा ये सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको स्मॉल बी लिख लीजिए। ठीक है, स्मॉल बी वाला ये ऑप्शन नंबर बी का ये आंसर है इसका। तो आज हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इम्प्लाइज टू द परसेंटेज ऑफ। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विच मस्ट बी केप्ट इन द करंट अकाउंट विद द आरबीआई। ठीक है, करंट अकाउंट का यहाँ मेंशन है, ध्यान दीजिए। फिर क्या कह रहे हैं, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विच मस्ट बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ liquid assets with the RBI. Then net time and demand deposit liabilities of the commercial bank which must be kept in the form of cash with the RBI. Option number D, net time and demand deposit liabilities of the commercial bank which must be kept with themselves इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसिड्स। हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को पढ़ चुके हैं और हम ये जानते हैं कि इसको आरबीआई के पास नहीं रखना होता, खुद के पास ही रखना होता है लिक्विड एसिड्स की फॉर्म में। तो ऑब्वियसली इसमें आरबीआई की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इन ऑप्शंस को तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं। इट इज नथिंग बट नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट लाइबिलिटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक व्हिच मस्ट बी केप्ट विद देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसिड। इसका है ऑप्शन नंबर डी।
तो बच्चों आज का सफर हमारा इतना ही था। हमने 20 MCQs को डिस्कस किए हैं मनी एंड बैंकिंग। हर तरीके के हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कि मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट से, न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने डिस्कस किए, फॉर्मूलेज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए इतने ही MCQs लाए हैं और आई होप कि आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। कोई और डाउट्स हो या और MCQs की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।